हेलो बच्चों, मैं मैट्रिक गुरु मनोज सर माँ शारदे साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल मनोज एकेडमी बेनीपट्टी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रसायन शास्त्र के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त कैसे किया जाता है, संकेत के रूप में, अनुसूत्र के रूप में, समीकरण के द्वारा एवं सरल सूत्रों के द्वारा। तो हमारा आंसर होगा रासायनिक समीकरणों के द्वारा। इसी तरह हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है जो रासायनिक अभिक्रिया के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो यह समीकरण होगा असंतुलित, संतुलित, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के प्रतिकूल, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हम लोगों का ख हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है। तो आप लोग पढ़े होंगे संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए जो अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं यह इससे 2 हाइड्रोजन है, इससे 2 हाइड्रोजन है, इससे 2 क्लोरीन है, इससे 2 क्लोरीन है। ये तो संतुलित समीकरण है। इस समीकरण का हम लोग अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर 1 नाइट्रोजन है। इसके साथ यहाँ ऑक्सीजन 3 दूना 6 ऑक्सीजन है, लेकिन हम लोगों को 2 2 4 1 5 ऑक्सीजन है। तो इस समीकरण में दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, अतः यह समीकरण असंतुलित समीकरण होगा। इसी तरह हम लोग को तीसरा है, चौथा क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। तो हम लोग प्यारे बच्चों जानते हैं संतुलित समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं यहाँ नाइट्रोजन 2 है, हमारे पास नाइट्रोजन 2 है। यहाँ हाइड्रोजन 4 है, 2 2 4 है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है। इस समीकरण में दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः हमारा सही तो आंसर सही होगा। इसी तरह हमारा चौथा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग को दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो हम लोग पढ़े होंगे कि जब एक यौगिक का बड़ा अणु टूट कर 2 छोटे छोटे सरल अणुओं में विभाजित हो जाती है, इस प्रकार के समीकरण को अपघटन रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण कहते हैं और यह अपघटन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। इसी तरह हम लोग को छठा प्रश्न है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करता है, यह किस प्रकार का अभिक्रिया। आप लोग जानते होंगे हरे पेड़ पौधा सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में ही अपना भोजन तैयार करते हैं। क्योंकि यह अभिक्रिया सूर्य प्रकाश के कारण होता है, इसीलिए इसे हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है जो सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डालने पर अविलेय क्लोराइड विलयन, अविलेय मतलब हुआ अवक्षेप, क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, यह अभिक्रिया किस प्रकार का है। हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि कोई पदार्थ विलयन से अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है तो उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए 7वां का आंसर हम लोगों का हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। इसी तरह हमारा 8वां प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड
NaCl प्लस जल बनाता है। तो आप लोग जानते ही हैं कलर कैसे चेंज होगा। आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी भस्म किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ हमारा अपक्षेपण नहीं होगा, अपघटन नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, यह हम लोगों का हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसी तरह हम लोगों का 9वां प्रश्न है, हम लोगों का है कि निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। हम लोग जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों अभिक्रिया एक साथ घटे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ZnO से O अलग हो रही है, तो ऑक्सीजन का हटना अपकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि C के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, तो जिस भी किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुटे उसका ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें ऑक्सीकरण, इसका अपकरण हो रहा है और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही है, इसीलिए इसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया इसीलिए इसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। इसी तरह हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। आप लोग जानते होंगे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़े होंगे, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल के साथ साथ अगर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के लिए ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब ऊष्मा की जरूरत होता है, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ हम लोगों का प्रश्न है कि कौन ऊष्माक्षेपी है, मतलब अभिक्रिया के बाद किसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कार्बन को वायु के उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ 94.45 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त हो रही है। अतः यहाँ हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग को पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। आप लोग चैप्टर में पढ़े होंगे जो ऑक्सीकरण की क्रिया कराने वाले पदार्थ को ऑक्सीकारक है। यहाँ O2 ऑक्सीजन प्रदान करने वाला है, इसलिए O2 हो जाएगा ऑक्सीकारक। इस तरह 12वां प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन अपकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो हमेशा अभिक्रिया में हाइड्रोजन H2S से हाइड्रोजन हमेशा हटता रहता है, अतः H2S हम लोगों का अपकारक हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का है, दिए गए समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ देखने की बात है, यहाँ कॉपर ऑक्सीजन से संयोग करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। इसे हम दो तत्व आपस में मिलके एक यौगिक का निर्माण करता है, तो इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं और संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि तांबा का ऑक्सीजन के साथ जुटना हो रहा है, तो ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, इसलिए यहाँ हम लोगों का ख आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार अभिक्रिया। हम लोग जानते हैं बच्चे, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना के पाचन में हम लोग को हवा की जरूरत होता है, जो हम श्वसन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन जाने के कारण भोजन अणु टूटता है और हमारे शरीर में भोजन का पचना होता है। तो चूंकि यह अभिक्रिया ऑक्सीजन के कारण होता है, इसलिए इसे हम भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार
कहता है कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला से जल सकता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? तो कोयला मेरे प्यारे बच्चों, कोयला जो होता है वो बिना ज्वाला का भी जलता रहता है। इस तरह हम लोग पहले चैप्टर के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को देखें। अगर आप लोगों को पढ़ाई अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।